एक व्यक्ति जो नमाज पढ़ने गया, उसने वक्फ संशोधन बिल का उन्होंने समर्थन किया, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि कौन तय करेगा, हाजिक खान साहब, कौन तय करेगा जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बोल रहे हैं वो मुसलमान नहीं, उन्हें इस्लाम नहीं पता, उन्हें जानकारी नहीं है, हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं, यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। मैं जरा शाइस्ता अंबर जी की एक बयान सुनाना चाहती हूँ। शाइस्ता अंबर ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरपर्सन है। अब वो क्या कह रही है वक्फ संशोधन बिल पर, जरा इस बयान को सुनिए हाजिक खान साहब, जुनैद हारिस साहब, उसके बाद में आती हूँ, जरा सुनिए क्या कह रही है। देखिए, समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ हाजिक खान साहब, आपने सुन लिया। अब ये देखिए शादाब जी, ये क्या मुसलमान नहीं है शाइस्ता अंबर जी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कह रहा है हम कोर्ट जाएंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। वो तो महिलाओं को किस तरह से दरकिनार करता है, तभी ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड आया। अब ये कह रही है ये बहुत पहले होना चाहिए था, तो ये मुसलमान ही नहीं है। चित्रा जी, हाजिक साहब अभी बीच में बोल रहे थे, जब फैज खान साहब बोल रहे थे, कह रहे थे गलत कोट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सही कोट करके बताएं। हाँ चलिए, देखिए बात यह है कि आर्टिकल 25 में हिंदुस्तान, आप आयत को कोट कर रहे थे, आयत कोट कीजिए। मैंने आयत की ये कहा कि उसमें ये कह रहे हैं, आप कुरान में वो कह रहे थे आप गलत कोट पढ़े, उधार की प्रॉपर्टी की लिखत पढ़त का नहीं है। हाँ, उधार के लेन देन का ये है रियलिटी भाई। ओहो मत करो, जुनैद साहब बोलेंगे इस पे तो। मतलब कुरान कह रहा है कि 1 रुपए भी लिखो, और ये कह रहे हैं कि लाखों हेक्टेयर की प्रॉपर्टी नहीं लिखो। जी क्या बात है, ज्ञान क्या लिखी हुई है बताना जरा। 50 साल लिखी हुई है प्रॉपर्टी, बताना जरा। अफसोस तो आपको होगा, अफसोस होगा मैडम। एक मिनट में बात कह दूं, मुझसे काट दिया। आयत के लिए पूछा। हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट। हाजिक साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने इसीलिए कहा कि कई बार सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना अच्छा नहीं होता। नहीं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सुन तो लीजिए ना, कोई विरोध बीच में मत बोलिए हाजिक भाई। हमने आपको इसीलिए, हमने तो अपना टर्न भी आपको दिया था। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा कहना ये है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध मत करो। जहां गलत हो वहां टोकना जायज है, हम भी झुकेंगे। हम कोई अकड़ी के नहीं खड़े हैं कि हम मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताया आपने क्या कहा? 2 साल की सजा को 6 महीने कर दिया। 2 साल की सजा को 6 महीने कर दिया। क्यों कर दिया? आगे ले जाना चाह रहे हो या भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हो? 1-2 साल की सजा 6 महीने होता है बार-बार। हाजिक खान साहब, यहाँ खड़े मेहमान सब अपनी टर्न में बोल रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी उसको मेंटेन करें प्लीज। एक डेकोरम है डिबेट का। शादाब जी, 2-3 प्रश्न आए। पहला प्रश्न तो ये आया कि यादव जी कह रहे थे कि ये बीच में कहां से गैर मुस्लिम ले आए इसमें। भाई यादव जी, धर्मेंद्र भाई, आपको भी देखना चाहिए था जब धार्मिक संस्था एक कार्यक्रम आयोजन हुआ कुंभ का, उसमें आप लोगों ने जिम्मेदारी दी आजम खान को। तब आप कह रहे थे गंगा जमनी तहजीब है। आज जब हिंदुओं के आयोजन होते हैं उसमें आजम खान आते हैं तो गंगा जमनी तहजीब। और यहाँ अगर आपने जो बोर्ड है, ये कोई कमेटी नहीं है, ये बोर्ड है, ऊपर नीचे तो इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे हैं कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधन समिति उसमें नहीं ले रहे हैं। कह रहे जो मैनेजमेंट कमेटी ऊपर की है उसमें लिया जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी जो केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं वही अध्यक्ष होते हैं और वो भी गैर मुस्लिम है, तो इस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन बनता नहीं है, तो इसकी कोई लाइन नहीं आनी चाहिए थी। दूसरी बात, मैंने कहा कि जो अभी विरोध जो चल रहा है, ये विरोध करने वाले, मैंने एक शब्द कहा था कि ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। और एक बात और आगे मैं बढ़ा रहा हूं, ये साबित हो गया है कि ये जो विरोध कर रहे हैं मुसलमान नहीं है। और यहां जुनैद भाई बैठे हैं, मैं इसे प्रूव करूंगा, इस्लाम में दहन नहीं है। ये पुतले दहन कर रहे हैं, ये कौन से इस्लाम का हिस्सा है कि जहां पुतले दहन किए जाते हैं? या तो ये कहिए संविधान के हिसाब से पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मुसलमान है, जो मैं कह रहा था कि ये इसलिए विरोध कर रहे हैं, और नहीं तो ये मान लीजिए कि ये
देखिए, उन्होंने कहा कि पुतला, अब उन्होंने एक सवाल पूछा जुनैद साहब, उन्होंने कहा कि एक पुतला दहन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सड़क पर उतरकर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको कहा गया ये करने के लिए, आप पॉलिटिकल प्रदर्शन कर रहे हैं। जुनैद साहब, देखिए, इस्लाम पूरा एक सिस्टम है और वो पॉलिटिकल दहन है कि नहीं है इस्लाम? मैं क्या अपनी बात कह दूं? मैंने आप ही से पूछा, जुनैद साहब, आप ही से पूछा प्रोफेसर हैरिस, हाँ। कि इस्लाम पूरा एक सिस्टम है, उसमें कैसे किस तरह से व्यक्त किया जाए अपने आप को। जाहिर सी बात है, मैं आपको बड़े वाज़ेह लफ्ज़ में कहूँ कि जिस मुल्क में आप रहते हैं और वहाँ के कानून से समझौता करते हैं, और समझौता नहीं बल्कि उसको दिल से मानते हैं, उसके लिए मर मिटने को तैयार हैं, तो अब वहाँ पर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी अलग जा रहे हैं आप, मैं ये पूछ रहा हूं, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, है कि नहीं है? समझौता कर, आप देश के कानून के साथ समझौता कर रहे हैं क्या प्रोफेसर? हाँ, पूरी बात कहने दीजिए। सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर देश के कानून के साथ समझौता कर रहे हैं प्रोफेसर। अरे भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, पसंद करते हैं हम, मुझे मानते हैं। वो आगे आपने ऐड किया। अब तो आप मतलब ये लफ्ज को पकड़ेंगे जो मैं दिल से कहना चाह रहा हूँ, उसको नहीं सुनना चाहती। मैं कंप्लीट कर लूँ इसीलिए अपनी बात को कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क के कानून को मानते हैं, वही हमारे लिए शरीयत का दर्जा रखती है। ये आप संविधान पे आ गए, आप यही तो हम कह रहे थे, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान पे आइए। अरे तो ये शरीयत को बीच में मत डालिए, यही बात थी। सुचारिता, आपके यहाँ कुछ रूल है कि जब एक आदमी बोले तो दूसरा न बोले? आपकी बारी, आप बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क का कानून को हम शरीयत का दर्जा देते हैं, उस तरह से हम मानते हैं उसको, उसके लिए निशावर करते हैं, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। वीर अब्दुल हमीद ने दी, उस्मान ब्रिगेडियर ने दी। अब आगे की बात सुन लीजिए। इस मुल्क के अंदर जो चीजें अपनी व्यक्त करने के लिए होंगी, अगर मुजाहरा है तो मुजाहरा करेंगे, अगर दहन है दहन करेंगे। जी, वाह जी, वाह, ये कैसे मुसलमान? इस्लाम का हिस्सा है दहन, अरब में दहन होता है, अरब में दहन होता है, इस्लाम में दहन होता है। आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं, स्वीकार कीजिए। ये जो जला रहे हैं ये पॉलिटिकल मुसलमान है। जो हम कहते हैं इन्हें मुसलमान मत समझिए, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और कमजोर पॉलिटिकल पार्टियां। मैं माफी चाहूंगा, मैं 1 मिनट। इस मुल्क में क्या चोर का हाथ काटा जाता है? पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, पीछे खड़े हैं। इतना दम नहीं कि सामने आके लड़ सके, पीछे खड़े हैं गरीब मुसलमान को। नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पॉलिटिकल प्लेयर्स, एक मिनट, क्या ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पॉलिटिकल प्लेयर्स इसके पीछे खड़े? मैं 1-2 सवाल लूंगी, फिर विष्णु जी आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल सही। देखिए, यह देश संविधान से चलता है, सबको समान अधिकार है। ये जो वक्फ बोर्ड बनाए हैं, वो उनको जो उनका रहनुमा है, उनसे पूछता है भारत कि भाई हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? सनातन वोट क्यों नहीं है? सिख वोट क्यों नहीं है? जैन वोट क्यों नहीं है? उनको भी तो वोट चाहिए। सौतेला व्यवहार इनके साथ क्यों? क्या हिंदुओं को श्री राम प्रभु जो बोले वो काम करना पड़ेगा? विनय न मानत जलधि जला, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सको पुतबा, भय बिनु होय न प्रीत। क्या भय दिखाना पड़ेगा? बताइए जरा। पूछता है भारत, हमें सनातन वोट चाहिए, हमें सिख वोट चाहिए। ठीक है, वो कह रहे भय दिखाना पड़ेगा। क्या भय? अच्छा, एक मिनट, सवाल 1 मिनट। जो वो कह रहे हैं हम उनके खिलाफ नहीं है। अब सवाल जुनैद साहब, 1 मिनट। अब जैसे हैरिस साहब जी ने कहा है कि जैसे दहन का, अब डेमोक्रेटिक तरीके से सेक्शन 40 दहन कर दिया, तो इससे आप सेटिस्फाइड हो गए? नहीं हो? दहन कर दिया सेक्शन 40। और दूसरी जो हाजी जी कह रहे थे कि वक्फ ने कहीं पे कब्जा नहीं करा, तमिलनाडु का मंदिर 123 प्रॉपर्टी, ये वक्फ ने कहा नहीं था क्या? या एंटीलिया, तो ये सब कहा नहीं है उन्होंने। और किसी पे भी दावा, ये पार्लियामेंट पूरा नई वाली जो है उस पे भी दावा करा वक्फ ने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, मैं एक बार यही तो फायदा होगा। मैं विष्णु जी आपके साथ हूँ। विष्णु जी, ये बार बार कहा जा रहा है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो 123 प्रॉपर्टीज की बात कही गई और वो सेंट्रल दिल्ली में कही गई, लुटन्स दिल्ली में कही गई, इस बात की सच्चाई जरा बताइए लोगों को, क्योंकि कई बार कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे कोई किसी तरह का कोई एंक्रोचमेंट नहीं हुआ है लुटन्स दिल्ली पर, बड़ी प्रॉपर्टीज पर कोई एंक्रोचमेंट नहीं है। प्रॉपर लीगल केस इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है।
जो दिल्ली की 123 प्राइम लैंड्स थी वो जाते जाते 2013 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई थी। उसको चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में और उसको अभी रिकवरी करने की प्रक्रिया चल रही है। ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी याचिका चल रही है और उसकी पूरी लिस्ट है, नोटिफिकेशन है सुचरिता जी, उसका लीगल रिकॉर्ड है। ऐसे कोई हवा में बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। पर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो बात कह रहे थे कि आर्टिकल 26 और 25 का उल्लंघन हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर आप वक्फ काउंसिल का पूरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे, सेटअप देखेंगे, तो उसमें करीब तकरीबन 22 मेंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस 22 में से 2 लोगों को नॉन मुस्लिम कहा गया ऐड होंगे। अब आप मुझे बताइए 22 लोग जो वक्फ काउंसिल में होंगे उनमें से 2 लोग जो एक मिनट मुझे मेरी बात तो भैया बात तो बोल लेने दीजिए। बात तो भैया आर्टिकल 26 में आर्टिकल 26 पर बहस करना चाह रहे हो धर्मेंद्र जी और विष्णु जी, धर्मेंद्र जी और विष्णु जी, बात तो बोल रहे धर्मेंद्र जी और विष्णु जी। लेकिन आप हिंदू बोर्ड में नहीं ले रहे। ठीक है, एक सेकंड धर्मेंद्र जी और विष्णु जी, अच्छा वो विष्णु जी कंप्लीट कर ले पहले। धर्मेंद्र जी देखिए, अगर आप वक्फ काउंसिल का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एक उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और एक एडवोकेट होगा नेशनल एमिनेंस का, नेशनल इंपॉर्टेंस का, और जो मिनिस्टर होंगे माइनॉरिटी के वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। मैं आपको ये बहुत ही जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, उसी क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम होंगे वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होंगे। तो जो मतलब मेन डिसीजन मेकिंग है इन 22 में से 2 लोगों के पास जो नॉन मुस्लिम उनके पास है ही नहीं, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब मैं इसको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अब मानिए जरा फॉर एग्जांपल कोई सीनियर एडवोकेट या टॉप मोस्ट एडवोकेट, सपोज करिए राजीव धवन साहब हो गए या हरीश साल्वे, कोई भी हो गया, अगर ये एक एडवोकेट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वक्फ काउंसिल में बनते हैं तो इनका फायदा कितना बड़ा। अगर एक सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज पे आपका विरोध हो, बताइए आर्टिकल 26 क्या सर आप बीच में मत बोलिए। मैं आर्टिकल 26 पे ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान है पूरे देश को, ज्ञान है। अगर उसके बाद पहले भी कमेटी से वही स्ट्रक्चर था, पहले भी चेयरमैन मिनिस्टर हुआ करते थे, वो भी था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड धर्मेंद्र जी चौराहे की डिबेट मामले पे आप धर्मेंद्र जी वो बात कंप्लीट करें पहले। बोलेंगे ठीक है डिबेट में अकेले बोलेंगे। अच्छा धर्मेंद्र जी आर्टिकल 26 जो आप बार-बार कह रहे हैं, ठीक है, आप विष्णु जी से पूछिए, अब देखिए आप बताइए उन्हें कि कैसे उल्लंघन हो रहा है। मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात सुन लीजिए ना एक मिनट। इन्होंने आर्टिकल 26 की बात कही, इनका कहने का पर्पस, अरे भैया हाँ बताओ ना, सुन रहे हैं। इनका कहने का पर्पस ये है कि अगर आप बता रहे, ओ मेरे आर्टिकल 26 क्या बताता है? अरे वो बता रहे हैं धर्मेंद्र जी, ऐसे नहीं ना, वो बता रहे हैं ना, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो आप ही के सवाल। मैं एक बार बोला हूँ पूरे डिबेट में, इनसे 26 पूछ रहा हूँ, इनका विरोध है आर्टिकल 26 को मैं गलत कोट किया हूँ, सही क्या हो बताए ना ये। हाँ ठीक है, सही बताइए भाई। एक मिनट में आपको बता दूं, राम मंदिर का भी जो, फिर राम मंदिर पे आ गए, आर्टिकल 26 की बात। अरे भाई तो वो क्या कोई और शब्द नहीं बोले भाई, आप आर्टिकल 26 से ही शुरुआत करिए, आप 26 आर्टिकल का नाम लेते हुए शुरुआत करिए। नहीं मैं बता आप क्यों पढ़ देंगे? एक मिनट बता रहा हूँ विष्णु जी, आर्टिकल 26 ये आपको इजाजत देता है कि जो भी धर्म का व्यक्ति है उसको ये अधिकार होगा कि वो अपने धर्म के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो खुद अपना मैनेजमेंट कर सकता है, एक्सेप्ट सेकुलर एक्टिविटीज। जो सेकुलर एक्टिविटीज होंगी एक धर्म की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का मैनेजमेंट, इसके ऊपर काफी डिबेट चल रही है, वो सेकुलर एक्टिविटी मानी जाती है। उसमें कौन कैसे एंट्री करेगा, ये सेकुलर एक्टिविटी मानी जाती है जो सरकार कंट्रोल कर सकती है।